जादुई फूल वाली परी। रौनकपुर गांव में दो बहनें आशा और सुषमा अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ कौशल्या फूल बेचा करती थी। एक बार की बात है, कौशल्या फूल बेचकर घर आ रही थी, तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मारकर चली जाती है और कौशल्या की वहीं पर ही मृत्यु हो जाती है। माँ के मर जाने के बाद दोनों बहन बहुत अकेली हो जाती है। उनके घर में अब कोई भी कमाने वाला नहीं बचा था। धीरे धीरे करके उनके खाने के भी लाले पड़ने लगते हैं। दीदी, अब क्या होगा? घर का तो सारा राशन खत्म हो गया, अब हम क्या खाएंगे दीदी? तू चिंता मत कर छोटी, अब से हम भी माँ की तरह फूल बेचने जाया करेंगे। ठीक है दीदी, मैं भी आपके साथ फूल बेचने जाया करूंगी। अगले दिन सुबह सुबह ही दोनों बहन फूल तोड़ने के लिए बाग में जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वह देखती है कि बाग के सारे फूल और पेड़ कट चुके हैं। ये सब क्या हो रहा है सेठ जी? यहाँ जो बगीचा था वो कहाँ गया? अब ये बगीचा नहीं रहा, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉल बनने वाला है। मैंने ये बगीचा बेच दिया। यह सुनकर दोनों बहनें बहुत ही उदास हो जाती है और निराश मन से वहां से चली जाती है और फिर दूसरे बगीचे की तलाश में वे लोग जंगल में काफी दूर निकल जाती है। दीदी, वो देखो, वो फूल का पेड़ कितना अच्छा है। हम इतने दिनों से फूल बेच रहे हैं, लेकिन यह फूल तो हमने आज तक नहीं देखा। दीदी, चलो उस पेड़ का फूल तोड़ते हैं। इस फूल के शहर में हमें अच्छे दाम भी मिल जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो छोटी, और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी है। मैंने भी आज तक ये अद्भुत फूल नहीं देखे। चलो चलकर देखते हैं। हाँ हाँ दीदी, चलो चलकर इसके फूल तोड़ते हैं। दोनों बहन उस पेड़ पर चढ़कर टोकरी भर फूल तोड़ लेती है। जब वह जाने लगती है तब उस फूल में से आवाज आती है, रुको, तुम लोग कहाँ जा रही हो? दोनों बहन रुककर इधर उधर देखती है, लेकिन आसपास उसे कोई नजर नहीं आता है। फिर दोनों बहन आगे चलने लगती है। तभी एक बहुत ही खूबसूरत परी उसके सामने आती है। देखो, घबराओ मत, मैं फूल परी हूँ। तुम दोनों बहन मुझे बहुत नेक दिल लगती हो, इसलिए अब से तुम्हें जब भी फूलों की जरूरत होगी, यहाँ आकर मेरे पेड़ से जितना चाहो उतना फूल तोड़ लेना। पर फूल परी जी, आप फूल से बाहर कैसे आई? मैं फूल परी हूँ। सूर्यास्त होने के बाद ही मैं इस फूल के पेड़ से परी बनती हूँ। बाकी पूरे दिन मैं इस फूल के पेड़ में ही रहती हूँ। मुझे तुम बहुत नेक दिल लगती हो, इसलिए तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकती हो। परी जी, हम तो मेहनत करके खाने वालों में से हैं और आपने तो हमारा कमाने का जरिया ही हमें दे दिया। वक्त आने पर मैं आपसे अपना वरदान मांग लूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना बोलकर फूल परी वहाँ से गायब हो जाती है और दोनों बहनें फूल लेकर उसे बेचने शहर में चली जाती है। देखते ही देखते उसके सारे फूल बिक जाते हैं और उसे उस फूल के अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं, क्योंकि वह फूल बहुत ही अद्भुत और सुगंधित होता है। एक बार की बात है, रानी मधुबाला का बेटा जयमल काफी दिनों से बीमार थे और उसका इलाज बड़े बड़े वैद्य नहीं कर पा रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर राजकुमार को हुआ क्या है। राजकुमार ना तो किसी से बात करते और ना ही अपने बिस्तर से उठते थे। तभी महारानी को गली में से आवाज सुनाई देती है, फूल ले लो, फूल ले लो, फूल। उसके फूलों की खुशबू से पूरा महल महक रहा था। जयमल को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। तभी उधर से महारानी अनुराधा हाथों में वही फूल लिए उसके कमरे में पहुंचती है। बेटा, देखो तो कितना खूबसूरत फूल है। मैंने तो आज तक ऐसे फूल नहीं देखे। इस फूल को देखकर तो मेरा तो दिन ही बन गया। अब जल्दी से बस तू ठीक हो जा। मुझसे तेरी यह हालत नहीं देखी जा रही बेटा। तभी राजकुमार जयमल उठकर खड़ा हो जाता है। माँ, वो कहाँ है फूल बेचने वाली? माँ, जल्दी बताओ, मुझे उससे जल्दी मिलना है। बेटा, वो तो चली गई, पर हुआ क्या है मुझे बताओ। फिर राजकुमार जयमल अपनी माँ से सारी बातें बताते हैं।
माँ, एक बार की बात है, जब मैं जंगल से शिकार करके आ रहा था तब मुझे इसी फूल का पेड़ मिला था। ऐसा फूल मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं भी इसे देखकर इस पे मोहित हो गया और लालच में आकर मैं इस फूल के पेड़ को कटवा कर अपने महल में लगवाना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैंने इस पेड़ को काटने की कोशिश की, वैसे ही मुझे बहुत तेज करंट का झटका लगा और मैं दूर जाके गिर गया। और फिर मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया और मैंने उस पेड़ की सारी टहनियाँ तोड़ दी। तभी उस पेड़ ने मुझे शराप दे दिया और मेरी ये हालत हो गई। बेटा, आपको यह बातें हमें बतानी चाहिए थी। आखिर कोई तो उपाय होगा इस श्राप से छुटकारा पाने का। इससे छुटकारा पाने का उपाय हमें जरूर फूल बेचने वाली उन दोनों लड़कियों से पता चल सकता है। पूरे राज्य में उन दोनों लड़कियों को ढूंढने के लिए सैनिक लगा दिए जाते हैं और आखिरकार उन दोनों लड़कियों का पता चल ही जाता है और उसे महल में लाया जाता है। महारानी, इस तरह हमें महल में क्यों बुलाया गया है? हमसे कोई गलती हुई है क्या? फिर महारानी अनुराधा उसे अपने बेटे के बारे में बताती है। महारानी, आपके बेटे ने बहुत ही गलत किया। उसे उसी के किए की सजा मिल रही है। इसमें हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। ऐसा ना कहो, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। उसे अनजाने में गलती हुई है। उसकी मदद करो, प्लीज उसकी सहायता करो। मैं तुम दोनों बहनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ। आशा और सुषमा को उस पर दया आ जाता है और वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर सभी उस अद्भुत जादुई फूल के पेड़ के पास जाते हैं और आशा उस फूल परी को याद करती है। फूल परी, कहाँ है आप? बाहर आए। तभी फूल परी फूल से बाहर आती है। कहो आशा, तुमने मुझे क्यों याद किया? फिर आशा फूल परी से राजकुमार जयमल को ठीक कर देने का अनुरोध करती है। मैं इसे कभी नहीं माफ कर सकती। इसने मेरा अपमान किया है। परी जी, इन्हें अपनी गलती का बहुत ज्यादा पछतावा है। कृपया सब भूलकर इन्हें माफ कर दीजिए। हरगिज नहीं, मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती। फूल परी, आपको याद है आपने काफी दिन पहले मुझे एक वरदान मांगने को कहा था। उस वरदान के बदले उस वरदान को मांगने का सही वक्त आ गया है। मैं आपसे उस वरदान के बदले यह चाहती हूँ कि आप राजकुमार जयमल को ठीक कर दे। परी जी, राजकुमार जयमल से जो भी गलती हुई है उन्हें उस बात का सजा मिल चुका है। वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। कृपया उन्हें माफ कर दीजिए। राजकुमार दिल के बुरे नहीं हैं। यह सुनकर फूल परी राजकुमार को ठीक कर देती है। हाँ फूल परी जी, आप नाराज न हो। हम सदा आपके आभारी रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फूल परी। राजकुमार के ठीक होते ही महारानी अनुराधा बहुत ही खुश हो जाती है और वह आशा के इस दया भाव से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। राजकुमार जयमल को भी आशा बहुत अच्छी लगती है और फिर महारानी अनुराधा बहुत ही धूमधाम से अपने बेटे जयमल और आशा की शादी करा देते हैं, जिसमें फूल परी भी शामिल होती है और सभी हंसी खुशी राजमहल में रहने लगते हैं। मनोरमा की शादी को कई साल बीत गए, लेकिन वह अभी तक मां नहीं बन पाई। उसके पति ने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मनोरमा जब गली में बच्चों की किलकारियां सुनती तो उसका कलेजा पसीज जाता था। भगवान, आखिर मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जिसकी आप मुझे ऐसी सजा दे रहे हो? हे देवी माँ, मेरी भी सुने आंगन को किलकारियों से भर दो। इस माँ की भी झोली भर दो माँ। मनोरमा के कई मन्नत और लंबे इंतजार के बाद उसे सुहाना नाम की एक बेटी हुई। सुहाना के आने के बाद मनोरमा का सूना घर एक बार फिर से खिल उठा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुहाना दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी, वह काली थी, लेकिन उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन मनोरमा अपनी बेटी सुहाना के साथ मंदिर से देवी माँ के दर्शन करके घर आ रही, तभी उसने देखा कि सड़क किनारे एक बच्ची रो रही है। माँ, वो देखो ना, वो लड़की रो रही है। माँ, मुझे उससे दोस्ती करनी है, मुझे उसके पास ले चलो माँ। मनोरमा अपनी बेटी के साथ उस लड़की के पास जाती है। क्या हुआ बेटा, आप क्यों रो रहे हो? आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है, मैं इसलिए रो रही हूँ आंटी। रोते नहीं बेटा, आपके मम्मी पापा कहाँ है?
मेरी माँ तो मेरे पैदा होते ही मर गई, जिसके बाद मेरे पिता मुझे मनुष्य समझने लगे और आज तो वो मुझे यहाँ छोड़कर हमेशा के लिए मुझसे रिश्ता तोड़कर चले गए। मेरा कोई नहीं है आंटी। ऐसा नहीं कहते बेटा, चुप हो जाओ। सुहाना बेटा, आपको आपके साथ खेलने के लिए छोटी बहन चाहिए थी ना? हाँ माँ, इसे अपने साथ अपने घर ले चलते हैं। बेटा, आप हमारे साथ हमारे घर चलो। मनोरमा उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आती है। मनोरमा उस बच्ची का नाम रानी रखती है। मनोरमा सुहाना और रानी को एक समान प्यार करती है। सुहाना भी रानी को अपनी सगी बहन की तरह ही प्यार करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। रानी गोरी थी और वह जैसे जैसे बड़ी हुई उसका रंग और निखरता गया। वहीं सुहाना काली और नाटी थी। न तो उसकी ज्यादा हाइट बढ़ी, न ही उसका रंग निखरा। दोनों बहन जब एक साथ कहीं भी जाती तो सभी सुहाना का मजाक उड़ाते, लेकिन रानी उसे वहाँ से डांट कर भगा देती। अरे देख देख, ब्लैक एंड व्हाइट की जोड़ी आ रही है। क्या कहा? मौसम की बच्ची, तूने अपने आप को शीशे में देखा है? बकरे जैसी तो नाक है तुम्हारी। अब चल भाग यहाँ से। दोबारा अगर कुछ कहा तो तेरा मुंह नोच लूंगी। चलो दीदी। रानी, क्या जरूरत थी उससे इतना झगड़ा करने की? वैसे गलत ही क्या कहा उसने? दीदी, उसको सबक सिखाना जरूरी था। अब देखना दोबारा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे, और मेरे होते हुए किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि कोई आपको भला बुरा कहे। आप बहुत अच्छी हो। एक दिन रानी अपनी बहन के कमरे में आती है। दीदी, ये देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, नई सैंडल। रानी, तू भी दूसरों की तरफ मुझे चिढ़ाने के लिए सैंडल उठा कर ले आई ना? अरे ये कोई जादुई सैंडल नहीं जिसे पहनकर मैं लंबी हो जाऊंगी। ले जाओ इसे यहाँ से, मुझे यह नहीं चाहिए। दीदी, मेरा मतलब आपका दिल दुखाने का नहीं था। आजकल तो सभी लोग सैंडल पहनते हैं। मैं सोची शायद ये आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप वैसे ही एकदम परफेक्ट हो। आपको किसी से खुद को छोटा समझने की जरूरत नहीं है। सुहाना और रानी एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। सुहाना और रानी जब अपना क्लास खत्म होने के बाद पार्क में बैठकर पढ़ाई करती तो रोहन नाम का एक लड़का उसे दूर से हर रोज फॉलो किया करता था। सुहाना भी उसे देखती और फिर मुस्कुरा देती थी। ये सिलसिला काफी दिनों से चल रहा था। एक दिन रानी सुहाना को उस लड़के को एक दूसरे को देखते हुए देख लेती है। ओए होए दीदी, मेरे पीठ पीछे ये सब आखिर कब से चल रहा है ये? वैसे लड़का तो लाखों में एक चुना है आपने। रुको, मैं अभी रोहन को बुला कर लाती। चुप कर, धीरे बोल, कोई सुन लेगा। वैसे मैं उन्हें नहीं जानती, वो कौन है और क्या करते हैं। तो इसमें इतनी शर्माने की क्या बात है? आखिर आपकी ये छोटी बहन किस दिन काम आएगी? मैं अभी जाकर सब पता करके आती हूँ, आप यही रुको। हेलो मिस्टर, तो आप हैं मेरे दीदी को मुझसे चुराने वाले? क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी बहन को तो मेरे जूते न पूछे। अरे शकल देखी अपनी बहन की, नाटी काली भैंस। अरे मैं आपका कब से दीवाना बना घूम रहा हूँ। जब से आपको देखा है बस आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ। बस एक बार हाँ कह दो। वहीं दूर खड़ी सुहाना उनकी बातें सुन लेती है। तभी रानी उसे जोरदार तमाचा जड़ देती है। शर्म नहीं आती ऐसे लड़कियों को छुप छुप कर देखते हुए? यहाँ पढ़ने आते हो या आस्की करने? अगर दोबारा तुम मेरे आसपास भी दिखाई दिए तो मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। दीदी, दीदी, अरे ये दीदी कहाँ चली गई? लगता है घर चली गई। रानी भी घर आ जाती है। तभी उसकी माँ उससे कहती है, अच्छा हुआ रानी बेटा तू आ गई। जा जल्दी से अपनी बहन को तैयार कर दे, उसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्या क्या सच में माँ? अब देखना मैं कैसे अपनी दीदी को तैयार करती हूँ। लड़के वाले तो मेरी दीदी को देखते ही रह जाएंगे। दीदी, दीदी, अरे आप यहाँ बैठकर रो रही हो? रानी, मैं तेरी तरह सुंदर नहीं हूँ ना, इसलिए कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। आपसे ये किसने कहा कि आप सुंदर नहीं हो? सुंदरता सिर्फ रंग रूप से नहीं बल्कि मन से होता है। खैर वो सब छोड़ो, आपको लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना? चलो अब अपना अच्छा सा मुंह बना लो, मैं आपको अभी तैयार कर देती हूँ। वाह, बहुत सुंदर लग रही हो दीदी, किसी की नजर ना लगे। रानी, मुझे बहुत डर लग रहा है, लड़के वाले मुझे पसंद तो करेंगे ना? हाँ दीदी, अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो जरूर पसंद करेंगे, आप चिंता मत करो। पर मेरी हाइट, ये लो हिल्स, इसे पहन लो, अब सब कुछ एकदम परफेक्ट है। आप जाओ, लड़के वाले आ गए हैं। रानी, तू भी चलना मेरे साथ, मुझे डर लग रहा है। चलना।
प्लीज। अच्छा बाबा ठीक है। रानी सुहाना को लेकर बाहर आती है, लेकिन लड़के वाले सुहाना की जगह सब रानी को ही देख रहे थे। ये कौन है बहन जी? इसके बारे में तो आपने मुझे बताया ही नहीं। जी ये मेरी छोटी बेटी रानी है। वाह बहुत ही खूबसूरत है आपकी छोटी बेटी। तभी सुहाना का सैंडल पर से बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वहीं गिर जाती है। हे भगवान, आप इतनी छोटी नाटी बेटी से मेरी बेटी की शादी करवाना चाह रही थी? अरे काली तक तो फिर भी ठीक थी। नाटी लड़की को मैं हरगिज अपने घर की बहू नहीं बना सकती। मुझे आपकी ये नाटी बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो आपकी छोटी बेटी रानी ही पसंद है। अगर मेरे बेटे की इस घर में शादी होगी तो आपकी छोटी बेटी से ही, वरना नहीं होगी। तो आपको रोका किसने है? बाहर का दरवाजा उस तरफ है, निकल जाइए मेरे घर से। उधर सुहाना अपनी इस तरह बेइज्जती होता देख रोते हुए अपने कमरे से चली जाती है। दीदी चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा दीदी। क्या सही होगा रानी? क्या मैं नाटी से लंबी हो जाऊंगी, या फिर मैं काली से गोरी हो जाऊंगी, या फिर जो लोग मेरी बेइज्जती करते हैं वो सब अब मेरी तारीफ करने लगेंगे? बता बता क्या सही होगा? मुझे झूठी तसल्ली देना बंद कर और प्लीज भगवान के लिए मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दे। रानी उदास होकर वहाँ से बाहर आ जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उधर से एक बूढ़ी जादूगरनी अपने सर पर एक पोटली लिए जा रही होती है। तभी एक पत्थर से ठोकर खाकर वो जमीन पर गिर जाती है। अरे अम्मा आप ठीक तो है? इस उम्र में आप इतना बोझा उठाकर कहाँ जा रही हैं? लाइए मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूँ। मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं ये पास के गांव में ही रहती हूँ। अब उम्र हो गई है तो आंखें थोड़ी कमजोर हो गई है। कोई बात नहीं अम्मा, लाइए मैं आपको आपके गांव तक छोड़ देती हूँ। और फिर रानी अम्मा के साथ उसके घर जाने लगती है। अम्मा आप यहाँ रहती हैं? हाँ हाँ बेटी, यही मेरा थैला रख दो। ठीक है अम्मा, अब मैं चलती हूँ। बेटी मैं आज तक हमेशा दूसरों की मदद करती आई हूँ, लेकिन आज पहली बार किसी ने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें अपने घर से यूँ खाली हाथ तो नहीं जाने दे सकती बेटी। अम्मा मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बिना मांगे ही भगवान ने सब कुछ दिया है। अगर आप कुछ देना ही चाहती हैं तो मेरी दीदी के लिए कुछ ऐसा दे दो जिससे उनकी जिंदगी में भी खुशियाँ आ सके। रानी अम्मा को अपनी दीदी के बारे में सारी बातें बताती है। सब सुनने के बाद वो अम्मा कहती है, बेटी ये लो, ये जादुई मेकअप है। इसके जादू से इसे लगाते ही तुम्हारी बहन बहुत ही सुंदर हो जाएगी, और ये सैंडल पहनते ही तुम्हारी बहन का कद भी बड़ा हो जाएगा। रानी अम्मा का धन्यवाद कर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। घर आकर वो उस मेकअप को सुहाना को लगाने देती है। सुहाना जैसे उस मेकअप को अपने फेस पर लगाती है, वो बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। और फिर रानी उसे वो सैंडल देती है। नहीं, मुझे ये सैंडल नहीं पहनना है रानी। दीदी बस एक बार इसे पहन लो मेरी खातिर प्लीज। इसके बाद यकीन करो आपको कभी ना तो मेकअप की जरूरत पड़ेगी, ना ही कभी हिल्स पहनने की जरूरत पड़ेगी। सुहाना अपनी बहन की बात मानकर सैंडल को पहन लेती है। सैंडल पहनते ही उसकी हाइट भी अच्छी हो जाती है। रानी मेरी बहन, ये चमत्कार कैसे हुआ? मैं एकदम से इतनी सुंदर कैसे हो गई? ये मेरी हाइट भी बढ़ गई। दीदी ये सब इस जादुई मेकअप और सैंडल के जादू से हुआ है। ये मेकअप और सैंडल जादुई है। रानी मेरी बहन, तुम बहुत ही अच्छी हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है। भगवान तुझ जैसी बहन हर किसी को दे। और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ फिर एक नई जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।